अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर जो मिनरल्स हैं और वाटर है, उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो साइल से प्लांट बॉडी के अंदर कैसे होती है। तो लाजमी तौर पर जहन में रखिएगा कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट के पास सिर्फ एक चीज़ होती है, सिर्फ एक साख्त होती है जो कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। और उस साख्त को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को, प्लांट बॉडी का जो वो हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं रूट्स, और रूट्स को हम जड़ें कहते हैं। अब जड़ों के जो हैं वो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि ये जो जड़ें हैं वो फिक्स करके रखती हैं प्लांट बॉडी को, किस चीज़ के साथ, सॉइल के साथ। कि जो जड़ें हैं वो पौधे की बॉडी को, पौधे के जिस्म को मट्टी के साथ पकड़ कर रखते हैं, जिसको हम कहते हैं फिक्स द प्लांट बॉडी या एंकर द प्लांट बॉडी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पौधे को, प्लांट बॉडी को सॉइल के साथ पकड़े रखने के अलावा ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में, जज्ब करने में, किस चीज़ को, वाटर को और मिनरल्स को। कहाँ से? सॉइल से, मतलब कि मट्टी से। इसी तरह ये जो आपके पास रूट्स हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, जज्ब करने के लिए। कि जो जड़ें हैं, जड़ें क्या करती हैं, पौधे को सतही रकबा प्रोवाइड करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को जज्ब किया जाए, वाटर और मिनरल्स को। अब ये देखा जाए कि ये जो सरफेस एरिया है जड़ों को वो कौन देता है, तो लाजमी तौर पर ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो रूट्स हैं, रूट्स के पास डेंस क्लस्टर होता है, एक गहरा गुच्छा होता है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बाल की तरह की साख्तों का, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स का नाम देते हैं। आपको पता है जड़ों के ऊपर छोटे छोटे बालनुमा साख्तें होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। और यही रूट हेयर्स क्या करते हैं, सतही रकबा प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रूट्स को, ताकि एब्जॉर्प्शन की जा सके। अब देखा जाए कि ये जो आपके पास रूट हेयर्स हैं ये क्या होते हैं, तो रूट हेयर्स दरअसल ये एक्सटेंशंस हैं, उभरा हुआ हिस्सा है, फैला हुआ हिस्सा है, किस चीज़ का, एपिडर्मल सेल्स का। अब अगर इसको डायग्राम की मदद से जो है इसकी थोड़ी सी वजाहत की जाए, तो इसको आपने लाजमी तौर पर माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल ये है एपिडर्मल, ये एपिडर्मल सेल्स हैं और इसके ऊपर इस तरह बाल नुमा साख्तें मौजूद होती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स का नाम देते हैं। ये आपके पास क्या होंगे, रूट हेयर्स। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो पौधा होता है, पौधों की जड़ों के ऊपर जो है बालुमा साख्तें होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे होते हैं, रूट हेयर्स का नाम देते हैं। अब ये जो रूट हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का, मतलब कि जो जड़ों का टोटल सरफेस एरिया है, सतही रकबा है, उसका 67% कौन प्रोवाइड करता है, रूट हेयर्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो रूट हेयर्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे किस चीज़ को, वाटर और मिनरल्स को। कहाँ से? सॉइल से, मट्टी से। अब इसी तरह अगर देखा जाए कि आपके पास जो प्लांट्स हैं, पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जो पौधों के लिए खुराक है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मेन चीज़ें जो हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से पौधे लेते हैं, पानी है जो साइल से लेते हैं, मिनरल्स हैं वो भी कहाँ से लेते हैं, साइल से। अब इसी तरह देखा जाए कि पौधों को लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो क्या कर सकें, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें और अपनी खुराक बना सकें, ग्लूकोज तैयार कर सकें। अब देखा जाए कि ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो इंटर हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर, रूट हेयर्स के अंदर, अलॉन्ग विद वाटर इन बल्क फ्लो। कि आपके पास ये जो रूट हेयर्स हैं, इर्द गिर्द साइल होगी, साइल के अंदर जो वाटर होगा, वाटर इसके अंदर जाएगा, रूट के अंदर, रूट हेयर्स के अंदर, तो इसके साथ बड़ी मिकदार में बल्क फ्लो में क्या जाएंगे, मिनरल्स भी इसके साथ, मतलब वाटर के साथ चले जाएंगे रूट हेयर्स के पास। इसी तरह तो कुछ में मटेरियल जो है उसको टेक इन किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है किस चीज़ की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। हर एक की बात करेंगे, डिफ्यूजन की भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी, इसी टॉपिक के अंदर हम वजाहत करेंगे। अब अगर मज़ीद देखा जाए, ये एक छोटा सा पॉइंट है आप लोगों ने माइंड में रखना होगा कि रूट्स इन राई प्लांट्स, कि आपके पास जो राई का पौधा है उसकी जड़ों की अगर हम बात करें तो लेस देन 1 मीटर टॉल, कि इस पौधे की जो लंबाई है वो सिर्फ 1 मीटर से भी क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसके पास 14 मिलियंस ब्रांचेस रूट्स होते हैं। आप खुद इमेजिन करें कितनी ज़्यादा रूट्स हैं। इन रूट्स को अगर एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए तो उनकी लेंथ कितनी बनती है, 600 किलोमीटर। प्रॉस्पेस एक फलीदार पौधा है, इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है रूट्स की वो कितनी होती है, 50 मीटर होती है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप लोगों ने लाजमी तौर पर माइंड में रखना होगा। अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स या एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, के प्लांट्स के अंदर मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो जो मिनरल्स होते हैं
ये दो सूरतों में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं अवेलेबल मिनरल्स, दूसरा होता है नॉट अवेलेबल मिनरल्स। तो अवेलेबल मिनरल्स कौन से होते हैं? ऐसे मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। मतलब कि मिट्टी के अंदर ऐसे मिनरल्स जो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। सॉल्यूशन फॉर्म का क्या मतलब है कि पानी और मिनरल्स आपस में जब डिज़ोल्व फॉर्म में होंगे तो वो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में जो मौजूद होंगे उनको प्लांट्स या पौधा जो है वो आसानी से जज़्ब कर सकता है, इसलिए ये अवेलेबल मिनरल्स होंगे। इसी तरह ऐसे मिनरल्स जो कि सॉइल पार्टिकल के साथ, जो ज़मीन या मिट्टी के ज़रात हैं उनके साथ जो है सॉइल पार्टी के साथ मिनरल्स आयोनिक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं, तो इनको प्लांट्स या पौधे जो हैं वो आसानी से जज़्ब नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होते हैं? नॉट अवेलेबल मिनरल्स होते हैं। अब इसी तरह अगर देखा जाए कि जो कंसंट्रेशन है मिनरल्स की, जो मिनरल्स की मिकदार है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, कि ज़मीन की ज़रखेज़ी कितनी है और ज़मीन की एसिडिटी कितनी है। इन चीज़ों पर डिपेंड करती है किस चीज़ की मिकदार? मिनरल्स की मिकदार। इसी तरह अगर बात की जाए कि जो रूट सेल्स हैं, जो जड़ों के सेल्स होते हैं, वो टेक्स करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, किस प्रोसेस की मदद से? एक्टिव प्रोसेस की मदद से भी और पैसिव की मदद से भी। जो एक्टिव अपटेक है इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनर्जी किस सूरत में इस्तेमाल होगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब कि एटीपी की सूरत में। आप देखिएगा ज़रा कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। आपके पास एक पौधा है, पौधा ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें मौजूद हैं, ये साइल पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर मिनरल्स पड़े हुए हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने ये जो जड़ है, सी जड़ को काट कर देखा हुआ है। तो जड़ का जो अंदरूनी तूली तराशा लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल मतलब क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, इसको काट कर देखा हुआ है, तो इसके पास सबसे पहली लेयर नज़र आती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद पार्ट आता है, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। उसके बाद आती है, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। उसके बाद एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं पेरिसाइकल। और इन तमाम पार्ट्स से, लेयर से, मतलब कि लेयर से या चीज़ों से जो है, इन हिस्सों से मिनरल्स जो हैं वो मिनरल और वाटर यहाँ से चल कर जाते हैं किसके पास? जैलम वेसल्स के पास। और इनको हम किस तरह यहाँ तक पहुँचाते हैं, मिनरल्स को भी वाटर को भी? तो इन चीज़ों के लिए रास्ता सेम है। तो अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो आप मिनरल्स लिखते जाएंगे, बाकी टॉपिक यही होगा। अगर वाटर की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस का नाम देंगे। इसलिए मैंने ऑस्मोसिस का जिक्र भी कर दिया है, और यहाँ पर जो रास्ते बताए हुए हैं वो एक ही दफ़ा बताए हैं, ताकि वो मतलब टाइम बच जाए और आप यही रास्ते वाटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनरल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, के जो रूट्स हैं वो जब एब्जॉर्ब कर रही होती हैं तो उनके दौरान, एब्जॉर्प्शन के दौरान कौन से प्रोसेसेस, कौन से अमल इस्तेमाल होते हैं? इनमें सबसे पहली चीज़ है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी चीज़ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिएगा ज़रा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है मिकदार का फ़र्क, कि एक चीज़ की मिकदार एक जगह पे ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कम है। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना मतलब कि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ जा रहे हैं। अगर ज़्यादा से कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो वो अपोजिट है, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो अगर हम मिकदार के फ़र्क के साथ जा रहे हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, यहाँ से लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाते हैं। इसमें कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होती है, किस सूरत में? एटीपी की सूरत में। अब आप देखिएगा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे पहली जो एग्जांपल दी हुई है वो है डिफ्यूजन की। तो ये चीज़ें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे। तो डिफ्यूजन का क्या मतलब है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, के ज़्यादा इर्तकाज़ वाले, ज़्यादा मिकदार वाले इलाके से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना, वाटर का मूवमेंट करना या मिनरल्स का मूवमेंट करना, आइंस का मूवमेंट करना, न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट करना, खुराक का मूवमेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। इसी तरह दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कंडीशन यही सेम होगी, सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे? कैरियर प्रोटीन की मदद से। तो आप बताइएगा मूवमेंट ऑफ आइंस, के आइंस की मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट या न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट ज़्यादा मिकदार वाले इलाके से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ किस चीज़ की मदद से? थ्रू कैरियर प्रोटीन। तो ये क्या होगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। अगर आप लिख रहे होंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर की जब ट्रांसपोर्ट लिख रहे होंगे फिर ये ऑस्मोसिस लिखेंगे, मिनरल्स में ऑस्मोसिस नहीं लिखेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, के वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना
फ्राम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन के ऐसे इलाके से जहाँ पर मिकदार बहुत ज़्यादा है, टू लोअर कंसंट्रेशन उस मिकदार की तरफ जहाँ पर उस साइड की तरफ जहाँ पर मिकदार कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। यहाँ पर लाजमी जहन में रखिएगा, मूवमेंट कौन करेगा, वाटर मालिक्यूल मूवमेंट करेगा। तो जहन में रखिएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किस चीज़ की मदद से, थ्रो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो चंद एक चीज़ों को अंदर आने देती है सेल्स के या बाहर जाने देती है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन से या उसकी मदद से पानी के मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा से कम की तरफ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर जा रहे हैं तो वो एंड ऑस्मोसिस है। अगर वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर जा रहे हैं तो वो एक्सऑस्मोसिस है। लाजमी तौर पर ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की, मिनरल्स की बात करें तो फिर भी ठीक है, वाटर की बात करें तो फिर भी ठीक है। अब आप देखें जब मूवमेंट करते हैं तो किस तरह मूवमेंट होती है। जो भी चीज़ साइल के अंदर मौजूद होगी वो वाटर होगा या मिनरल्स होगा। मैं चलें वाटर की बात कर लेता हूँ। तो वो साइल के अंदर मौजूद होगा, वो साइल से मट्टी से सबसे पहले एपिडर्मिस में जाएगा, रूट्स की एपिडर्मिस में, उसके बाद कॉर्टेक्स में जाएगा, उसके बाद एंडोडर्मिस में जाएगा, उसके बाद पेरिसाइकल में जाएगा, उसके बाद लास्ट में जाकर किस में जाएगा, जाइलम सेल्स के अंदर। तो इसको आप डायग्राम्स की मदद से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये मिनरल्स हैं, मट्टी के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये रूट्स हैं, रूट को हमने काट कर देखा हुआ है। सबसे पहले जाएगा वो एपिडर्मिस के पास, उसके बाद जाएगा वो कॉर्टेक्स के पास, उसके बाद वो जाएगा एंडोडर्मिस के पास, उसके बाद ये जाएगा किस चीज़ के पास, पेरिसाइकल के पास, और लास्ट में जाकर जाइलम वेसल्स के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। हमने वाटर और मिनरल्स को यहाँ से यहाँ तक ही भेजना होता है, इसी चीज़ को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल होंगे। तो वो जो पाथवेज़ हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है 3 पाथवेज़ का, जो कि एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे हैं। अब आप एक एक करके सुनिएगा, बिल्कुल आसान है। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि मूवमेंट थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे बिटवीन सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स का मतलब ये है कि दो सेल्स जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम एडजेसेंट सेल्स कहते हैं। तो ये आपके पास सेल्स का बैरूनी हिस्सा है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, पाथवे कहते हैं, और इनमें ऊपर सेल वॉल है, नीचे सेल मेम्ब्रेन है। तो आप देख सकते हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान से ये वाटर का मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के रास्ते को हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे का नाम देते हैं। तो लाजमी ज़हन में रखिएगा कि जड़ों के अंदर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या जितनी भी जड़ें फैली हुई होती हैं, तो उनके एक हिस्से से दूसरे की हिस्से की तरफ ऐसे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या करते हैं, सेल्स वाल्स की मदद से आगे की तरफ जाते हैं। मतलब कि ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूस चलता है। लेकिन आगे आ जाती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो कहाँ पर मौजूद होती हैं, एंडोडर्मिस के पास। वहाँ जाकर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब मूवमेंट करते करते यहाँ तक आ जाते हैं तो फिर वो आगे नहीं जा सकते, वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर वो अगला रास्ता इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे का नाम देंगे। तो देखिएगा कि कॉन्टीन्यूस इन रूट्स के ये जो आपके पास एपोप्लास्ट पाथवे है ये कॉन्टीन्यूस होता है जड़ों के अंदर। इट बिकम डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, मतलब कि ये टूट जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, पट्टियां हैं, और ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, एंडोडर्मिस में। यहाँ जाकर ये रास्ता स्टॉप हो जाता है। इसी तरह ये वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा था, जब यहाँ तक पहुँचेगा तो आगे पट्टी है, तो इसलिए ये और रास्ता अपनाएगा, यहाँ से ये क्रॉस करके आएगा इधर, और ये सुराख है एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। यहाँ से जब जाएगा तो उस रास्ते को हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। तो देखिएगा मूवमेंट थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब ये सुराख है, इनको हमने प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दिया हुआ है। इनकी मदद से अगर मूवमेंट कर रहा है वाटर या मिनरल्स तो वो कौन सा रास्ता होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे होगा। तो देखिएगा ज़रा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर्स थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा। देखें ये ऐसे जा रहा था, तो ये सेल वाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से क्रॉस करके इसके पास आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स या वो जो मिनरल्स मौजूद हैं, और ये हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और अगर यहाँ से ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है तो ये क्या होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे होगा। इसी तरह कहते हैं कि सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे जो है एट अ टाइम, मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हो सिमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है कि एक ही वक्त में, मतलब कि एक दूसरे को
रोटेट करते रहते हैं, कभी एपोप्लास्ट पाथवे आ जाएगा, कभी सिम्प्लास्ट पाथवे, कभी एपोप्लास्ट पाथवे, कभी सिम्प्लास्ट पाथवे। तो इस तरह आपके पास वाटर मालिक्यूल जो हैं वो एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हैं। उसके बाद है लास्ट में वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे वैक्यूल से निकला है। देखें, मूवमेंट फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल के एक सेल का ये वैक्यूल है, दूसरे सेल का ये वैक्यूल है, तो एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल की तरफ अगर जाएगा, मतलब सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे को क्रॉस करने के बाद ही रास्ता आता है ना, मतलब पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इन दोनों रास्तों को क्रॉस करके दो वैक्यूल की मदद से अगर एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल तक अगर वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो वो क्या हो, किस रास्ते से जा रहे होंगे, वैक्यूलर पाथवे की मदद से जा रहे होंगे। तो इसको हम पैसिव मूवमेंट भी कहते हैं। तो आप देखें कि जो आपके पास ये एक वैक्यूल है, ये दूसरा वैक्यूल है, तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। तो इस तरह आपके पास एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल की तरफ जब वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं तो वो वैक्यूलर पाथवे होता है। ये बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको आज हमने स्टडी किया है। तो आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें इसको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।